सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि हम लोग एक्सेल होता क्या है। अगर कोई एक लाइन में बोला जाए तो क्या आप बोलेंगे एक्सेल है क्या? अगर एक लाइन में आपसे क्वेश्चन मैं करूं कि एक्सेल क्या है तो क्या जवाब आएगा? बोलो, जो जानते हो बोलो ओपनली। यहाँ पे कोई हेजिटेशन या कोई फियर तो है नहीं। और मैं चाह रहा हूँ कि इंटरेक्टिव मोड में हम लोग पढ़ाई करें ताकि आप लोग का जो भी डाउट हो मैक्सिमम हम लोग उसको क्लियर कर सकें। अब सोच के देखो कि ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन बनता है कि नहीं। अगर आप एक्सेल यूज़ करते हो देन आपको पता होना चाहिए ना कि एक्सेल क्या है। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, अभी जान लेते हैं। ये तो बात क्लियर है ना कि एक सॉफ्टवेयर है, इतना तो हम बोल सकते हैं ना। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में हम लोग कोई भी काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर। अब जो सॉफ्टवेयर है उसको दो पार्ट में रखा गया है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करता है। इसमें जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज लगे हुए हैं उसको कंट्रोल और मैनेज करता है, वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, जो हमारे खास रिक्वायरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो एक्सेल में हम कोई फोटो एडिटिंग का काम कर सकते हैं क्या? नहीं ना। एक्सेल में हम कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या एडिटिंग का काम कर सकते हैं क्या? नहीं। तो एक्सेल में एक खास तरह के काम को कर सकते हैं, और वैसा सॉफ्टवेयर जो एक खास तरह के काम को करने के लिए बनाया गया हो उसे क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलेंगे? अब सोच के देखो कि एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें फोटो एडिटिंग का काम होता है, तो फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं उसको। हाँ कह सकते। एक हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम वीडियो स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका क्या यूज है? स्क्रीन को रिकॉर्ड करना। ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहां जहां भी हम लोग टाइप कर रहे हैं कुछ भी, ये क्या है? MS वर्ड है, तो वर्ड भी क्या हुआ? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम एक्सेल को क्या बोल सकते हैं? हाँ, इट इज एन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना, दैट इज पार्ट ऑफ MS ऑफिस पैकेज। पैकेज बोला जाता है कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन को। तो MS ऑफिस नाम के एप्लीकेशन में, पैकेज में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जिसमें एक नाम MS वर्ड का है जो आप ऑलरेडी पढ़े हैं, दूसरा एक्सेल है, तीसरा पावर पॉइंट है, चौथा एक्सेस है, पांचवा आउटलुक है। तो पैकेज बोला जाता है कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन को। तो हमने लिखा क्या? इट इज एन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज पार्ट ऑफ MS ऑफिस पैकेज। ये क्या है? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन वैसे एप्लीकेशन को कहते हैं जिसका कि पेज एक टेबल के रूप में हो। किस रूप में हो? एक टेबल के रूप में हो। टेबल समझते हो ना, जो रो और कॉलम्स में बटे हो, उसी को क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि MS एक्सेल क्या है? एक लाइन में एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है MS ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आने वाला। इतना कहा जा सकता है कि नहीं? तो यही तो बोलना था। MS एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है MS ऑफिस पैकेज के अंदर। अब सेकंड सवाल ये आता है कि हम लोग इसको क्यों यूज करेंगे? वाई? क्यों यूज करेंगे? नहीं तो इसका क्या डायरेक्ट आंसर करेंगे हम लोग? MS एक्सेल को हम लोग क्यों यूज करते हैं, या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, क्या यूजेस हैं? तो हम कह सकते हैं देयर आर several uses of MS Excel in which some of these are MS Excel के बहुत सारे यूजेस हैं
उनमें से कुछ यूजेस इस प्रकार हैं, नहीं, या हम लोग क्यों MS एक्सेल को यूज करेंगे, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो पहला काम होता है इसमें इनवॉइसिंग का। पहला काम क्या होता है? इनवॉइसिंग का। इनवॉइसिंग मतलब समझते हो ना, बिल बनाने का। किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में बिल बनाने का काम हो रहा है, मान लो मेरे ही पास कोई स्टूडेंट आया, एडमिशन कराया या अपना इंस्टॉलमेंट पे किया, तो मैं चाहता हूँ उसका क्या, एक इनवॉइस, एक बिल जनरेट करके देना। तो ये काम हम आसानी से किस में कर सकते हैं? बहुत ही इजीली एक्सेल में कर सकते हैं, बिल बना सकते हैं। ऑटोमेशन, अगर हम ये चाहते हैं कि कोई भी काम हमारा ऑटोमेटिकली हो जाए, लाइक कि अगर एक स्टूडेंट अपना सिर्फ फ़ोन नंबर डाले, अपना नाम डाले, तो उसका एक आई कार्ड जनरेट हो जाए, एक आईडी कार्ड जनरेट हो जाए। अगर हम एक स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट का मार्क्स जैसे ही डालें, तो उस स्टूडेंट का क्या बन के तैयार हो जाए? ग्रेड कार्ड बन के तैयार हो जाए। अगर हम स्टूडेंट्स का नाम, रोल नंबर, ग्रेड, सेशन डाल दें, तो जितने स्टूडेंट्स का हम नाम, ग्रेड, सेशन डाल दें, उतने का एक सर्टिफिकेट उतना सारा बन के तैयार हो जाए ऑटोमेटिकली। तो इस तरह के काम को हम क्या बोलेंगे? ऑटोमेशन। जब हम किसी भी काम को पहले से तय कर देते हैं कि ये काम इस तरीके से अपने आप हो जाए फलाने टाइम पे, तो क्या बोलेंगे इसे हम? ऑटोमेशन। अब सोचो, ऑटोमेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप लोग अगर बोलते हो, आईफोन यूज करते हो, सिरी का एग्जांपल है, गूगल असिस्टेंट का एग्जांपल है। आप क्या करते हो? उसको आप इंस्ट्रक्ट कर देते हो, आप के एब्सेंस में वो आपने जो इंस्ट्रक्शंस उसको दिया था उसको वो फॉलो करवाएगा उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ऑटोमेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सोच के देखो, हम चाहते हैं कि अपने आप इतने बजे ये काम हो जाए, तो किस तरह के काम को भी हम कहाँ कर सकते? एक्सेल में कर सकते। अब सोचो ना कि हम सिर्फ प्रोडक्ट का क्वांटिटी और नाम डाल दें, उसका GST के साथ अपने आप बिल बन के तैयार हो जाए, इवन प्रिंट कर दें। किसका एग्जाम्पल है ये सब? ऑटोमेशन का। आप KVS का नाम सुने होंगे, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। KVS का जो पूरा स्कोर रिपोर्ट का सॉफ्टवेयर है, वो MS एक्सेल में बनाया गया है। जहाँ स्टूडेंट का सिर्फ मार्क्स हम फीड करते हैं, तो उसका पूरा हमारे सामने क्या बन के आ जाता है? उसका स्कोर रिपोर्ट तैयार हो जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ग्रेड कार्ड प्रोजेक्ट्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आराम से कर सकते हैं हम ग्रेड कार्ड का प्रोजेक्ट, बहुत ही इजीली। अगर हमें कोई सर्टिफिकेट का प्रोजेक्ट करना है, सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, बहुत ही इजीली कर सकते हैं सर्टिफिकेट का प्रोजेक्ट। अगर हमें ढेर सारा आईडी कार्ड जनरेट करना है, आईडी कार्ड प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। छोटे लेवल पे ये सारी बातें हो रही है। क्या हम लोग डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, इसी के लिए तो है ये। अगर मान लो हमारे यहाँ जितने स्टूडेंट आ रहे हैं, हम उनका पूरा रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, क्या हम एक्सेल में रख सकते हैं? हाँ, रख सकते। क्या कभी मुझे ज़रूरत पड़ी किसी भी स्टूडेंट को सर्च करने का, हम सर्च कर सकते? हाँ, बिल्कुल कर सकते। तो डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कहीं से कुछ डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा को आप लाना चाह रहे हो और उस डेटा को ला करके आप क्लीन करना चाह रहे हो। क्लीन मतलब उसमें कुछ कमी है, उस कमी को दूर करना चाह रहे हो, है ना? तो हम क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए? डेटा क्लीनिंग। क्या कह सकते हैं? डेटा क्लीनिंग के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? MS एक्सेल का। डेटा को अगर मान लो कि हमें प्रोसेस करना है,
डेटा प्रोसेस करना है तो हम क्या करेंगे, डेटा प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। अब डेटा क्लीनिंग का मतलब ये हो गया कि जो डेटा गलत है या जो डेटा मिसिंग है उसको सही करना। और डेटा प्रोसेसिंग ऐसा समझो कि हमारे पास मान लो कि 10,000 स्टूडेंट का डेटा है, वो कब ग्रेजुएशन पास आउट करा है उसके बेसिस पे हम देख लें कि वो कितने साल से अनएम्प्लॉयड है और उसके हिसाब से उसके लिए कौन सा बेस्ट स्किल होगा सीखना जिसके ग्राउंड पे उसको जॉब मिल सकती है। तो इस तरह का कुछ अगर हमें कंक्लूजन निकालना होगा तो हमें डेटा को क्या करना होगा, प्रोसेस करना होगा। अब जब डेटा को प्रोसेस करेंगे उसके बाद डेटा को हमें विजुलाइज करना होता है। डेटा क्या, डेटा विजुअलाइजेशन। जैसे देखते होगे बहुत सारे, लाइक आप लोग मैच वैच देखते हो या कोई सेंसेक्स वगैरह देखते होगे, वहाँ चीज़ें क्या दिखाती है, ग्राफ के रूप में दिखाता है, कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है। हाँ, वोटिंग के टाइम में भी जो न्यूज़ वगैरह पे आता है कंपेयर करके चार्ट के थ्रू दिखाता है। तो उस तरीके से अगर हमें कोई जो हमारे पास डेटा है उसको हम एक प्रॉपर विजुअल्स के रूप में दिखाना चाह रहे हैं ताकि सामने वाले को अच्छे से समझ में आए। अच्छा एक बात बताओ, हमारा ह्यूमन ब्रेन सबसे इजीली किसे प्रोसेस करता है, टेक्स्ट को कि इमेजेस को? इमेजेस को। और हमारा ब्रेन सबसे लंबे टाइम तक किसको याद कर रखता है, इमेज को। इसीलिए हम किसी का नाम तो भूल जाते हैं लेकिन चेहरा याद रहता है, क्योंकि नाम क्या है, टेक्स्ट है, लेकिन चेहरा क्या है कि इमेज है। तो हमारा ब्रेन ज़्यादा इजीली किसे प्रोसेस करेगा, इमेजेस को। तो अगर हम किसी बड़े डेटा पे काम कर रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट्स का हम क्या करना चाह रहे हैं, विजुअलाइजेशन करना चाह रहे हैं, एक विजुअल्स तैयार करना चाह रहे हैं। तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन का काम। अब जब डेटा विजुअलाइज कर दिए तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इनसाइट निकाल सकते हैं किसी भी डेटा का। इनसाइट, इनसाइट का मतलब होता है कंक्लूजन। क्या करना, कंक्लूजन निकालना कि अगर ऐसा डेटा है तो इसको क्या करना चाहिए इसके बेसिस पे। डेटा एनालिसिस भी इसको कह सकते हो। क्या बोलेंगे, डेटा एनालिसिस। ये काम हम कहाँ कर सकते हैं, एक्सेल में बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो एक्सेल हर किसी की पसंद की है और ज़रूरत की चीज़ है, चाहे वो डेटा एनालिस्ट हो या नॉर्मल डेटा एंट्री ऑपरेटर हो या फिर किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई क्लर्क हो, हर किसी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब सोचो ना, आपको एक सैलरी स्लिप ही बनाना है। क्या बनाना है, हर किसी को सैलरी स्लिप की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं? नौकरी भी जब चेंज करेगा वहाँ भी नए एम्प्लॉयर मांगेंगे सैलरी स्लिप। कहाँ हम बना सकते हैं इजीली, एक्सेल में इजीली आप सैलरी स्लिप बना सकते हैं। तो बहुत n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इस तरीके का करा जा सकता है। किसके अंदर, एक्सेल के अंदर। अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स आप जो देखते होगे डॉक्टर्स वगैरह का, वो सब भी कहाँ बनता है, एक्सेल में बनता है। तो 11 रहने देते हैं समझने के लिए। तो क्या है, समझ में आया? अगली बार बताइएगा कहाँ कहाँ या किन किन जगहों पे हम लोग एक्सेल को यूज कर सकते हैं मुख्य रूप से, वो भी समझ में आया। अब हमें एक्सेल के कुछ टर्म्स को समझना है ना? तो हम बात करें टर्म्स यूज्ड इन एक्सेल। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होता है। लाइक क्रिकेट एक फेमस गेम है इंडिया में, तो क्रिकेट में बहुत सारे टर्म्स हैं, है ना? चाहे नो बॉल, वाइड बॉल, अभी क्या एक टर्म ही ना है जिसका कुछ खास मतलब होता है। मिड पॉइंट, बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्म्स हैं। डेड बॉल, सिली पॉइंट, क्या क्या होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, टर्म्स है। तो उसी तरीके से आप दूसरे किसी भी फील्ड में चले जाओ, कॉमर्स में ही चले जाओ, तो उधर बहुत सारे टर्म्स नहीं है। डेप्थ, एसेट, क्या है ये, इनकम, एक्सपेंस, ये सारे टर्म्स हैं। तो एक्सेल में बहुत सारे कॉमन टर्म्स हैं जो हमें पहले पता होना चाहिए। और जो सबसे कॉमन टर्म्स है जो हर किसी को पता होना चाहिए वो है सेल रेफरेंस। क्या है,
सेल रेफरेंस। पता है आप लोगों को क्या होता है? एकदम बोलना है ओपनली। मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे अंदर है उसको साफ साफ बोलें, अंदर नहीं दबाना है। आता है तो भी बोलेंगे, नहीं आता है तो भी बोलेंगे। क्या सुना है ये आप लोगों ने कि नहीं सुना है सेल रेफरेंस के बारे में? कुछ भी इनपुट करते सेल के अंदर ही इनपुट करते हैं। हाँ, तो सेल रेफरेंस से पहले आपको सेल पता होना चाहिए, करेक्ट? तो सेल बोला जाता है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम को। रो और कॉलम से जो बना हुआ एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये जो ईच बॉक्सेस है ना, ये जो ईच बॉक्सेस हैं, इसको क्या कहेंगे हम? सेल बोलेंगे। इन सारे बॉक्सेस को क्या कहते हैं? सेल बोलते हैं। ईच बॉक्सेस को सेल बोलते हैं। अब सेल का डेफिनेशन क्या देंगे? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ये क्या है? कॉलम है, और ये क्या है? रो है। जो हमें यहाँ पे वर्टिकल लाइंस दिख रहे हैं वो क्या है? कॉलम है। और जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है क्या है? रो है। और रो और कॉलम से ये जो एरिया बना इसी को क्या कहेंगे? इसको सेल कहते हैं। रो और कॉलम से बने हुए एरिया को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो यही बात लिख ली जाए क्या? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल and address of a particular cell is called cell reference। मतलब ये हुआ कि इस रो और कॉलम से बने हुए एरिया को क्या कहेंगे? सेल बोलेंगे। और इस सेल का एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को क्या बोलते हैं? सेल रेफरेंस बोलते हैं। इस सेल का जो एड्रेस है वो क्या कहलाएगा? सेल रेफरेंस कहलाएगा। जैसे ये इस सेल का रेफरेंस क्या है? E6। तो इसमें E क्या हुआ? कॉलम का नाम, और 6 क्या हुआ? रो का नंबर। तो सेल रेफरेंस एक्चुअल में बना होता है कॉलम नेम एंड रो नंबर से। अब जैसे मैं पूछूं इस सेल का क्या रेफरेंस है, तो आप क्या बोलेंगे? कॉलम तो K है, रो 4 है। तो इसका एड्रेस यहाँ पे दिख भी रहा है, क्या है? K4 है। क्या 4K बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो सेल रेफरेंस एक्चुअली क्या होता है? समझ में आ गया? किसी सेल का जो, किसी पर्टिकुलर सेल का जो एड्रेस है वही क्या है? उसका सेल रेफरेंस है। अब लिख लेते हैं, अ सेल रेफरेंस कंसिस्ट ऑफ कॉलम नेम एंड रो नंबर। एक सेल रेफरेंस किससे बना होता है? कॉलम नेम एंड रो नंबर से। अब देखिए इसमें कॉलम का नाम आया है, देन रो का नंबर आया है। कभी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक सेल रेफरेंस बना होता है रो नंबर एंड कॉलम नेम से। आप बोलेंगे पहले कॉलम नेम देन रो नंबर से। तो इसका एड्रेस क्या होगा? K4 ना कि 4K। इसका एड्रेस क्या होगा? J3 ना कि 3J। क्लियर? तो यही क्या हुआ इसका? सेल रेफरेंस। क्लियर? आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपने तो ये बता दिया कि सेल रेफरेंस क्या होता है, किससे बना होता है। अब आपको ये बताना है कि सेल रेफरेंस कितने तरह का होता है। और अगर एक्सेल में हमें एडवांस लेवल तक काम करना है तो मुझे सेल रेफरेंस सबसे पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जब फार्मूला लिख रहे होंगे तो कभी हम लोग एब्सोल्यूट यूज करेंगे, कभी रिलेटिव यूज करेंगे, कभी मिक्स्ड यूज करेंगे। इसका मतलब 3 तरह का सेल रेफरेंस होगा। तो हम क्या लिख लें यहाँ पे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल। There are 3 types of cell reference, like there are
3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस। कौन कौन सा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिलेटिव। क्या लिखेंगे? रिलेटिव सेल रेफरेंस। फिर क्या लिखते हैं? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। फिर क्या लिखते हैं? मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब जरा एक एक के बारे में हम लोग देखते हैं। रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। बाय डिफॉल्ट जो सेल रेफरेंस होता है, मतलब अपने आप जो सेल रेफरेंस लेता है किसी भी फॉर्मूले में, सेल रेफरेंस का ज़रूरत कहाँ पड़ता है? तो जब हम कोई फार्मूला लिखते हैं, जब कोई वैल्यू को कॉपी करते हैं, वहाँ ज़रूरत पड़ता है। अब रही बात कि सेल रेफरेंस में रिलेटिव सेल रेफरेंस अपने आप होता है, मुझे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ लिखा 4 और यहाँ लिखा 5 और हम यहाँ कर्सर रखते हैं और ऑटो सम पे क्लिक करते हैं, तो ये ध्यान से देखो, इसमें अपने आप क्या लिख करके आ रहा है? H4:H5, H4:H5। तो H4 क्या हुआ? रिलेटिव सेल रेफरेंस। H5 क्या हुआ? रिलेटिव सेल रेफरेंस। ये दोनों क्या हुआ? रिलेटिव सेल रेफरेंस हुआ। क्यों? तो रिलेटिव सेल रेफरेंस में कॉलम का नाम आता है, उसके बाद रो का नंबर आता है। समझ में आ रहा है क्लियरली? तो ये क्या है आपका? रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो हम, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? बाय डिफॉल्ट मतलब ये अपने आप होता है, बाय डिफॉल्ट यही होता है। कौन सा? रिलेटिव सेल रेफरेंस बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप। there is no dollar sign, SIGN sign will either comes before name of column or row number सेल रेफरेंस में न तो कॉलम के नाम के पहले न रो नंबर के पहले, दोनों में किसी के भी पहले क्या नहीं आता है? डॉलर का साइन नहीं आता है। किस वाले में? हाँ, रिलेटिव वाले में। और ये वैल्यू और फॉर्मूला दोनों को कॉपी करता है, दोनों डायरेक्शन। मैं एक एग्जांपल से करके भी बताता हूँ, क्लियरली समझ में आएगा आप लोगों को रिलेटिव का, एब्सोल्यूट का और इसका। और एग्जाम में भी ये ज़रूर पूछेगा, अगर एक्सेल का इंटरव्यू है तो सेल रेफरेंस ज़रूर पूछेगा, क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट है। कोर समझते हो ना? हर चीज़ में कोर पॉइंट होता है जिसको अवॉइड नहीं करा जा सकता। तो एक्सेल में जो कोर पॉइंट है वो आपका क्या है? सेल रेफरेंस है। तो यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ें। एब्सोल्यूट की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? देयर इज डॉलर साइन विल कम बिफोर नेम ऑफ column as well as row number to lock
the cell so that only value will copy forward, not the formula. एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस तब लगाते हैं जब मुझे ये लगे कि हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को कॉपी फॉरवर्ड करना है, फॉर्मूला को कॉपी फॉरवर्ड नहीं करना है। इन दैट केस यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लगाएंगे। लिख लिया आपने। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो क्या है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। क्या बोलेंगे, देयर इज डॉलर साइन विल कम इधर बिफोर नेम ऑफ कॉलम और रो नंबर। मतलब इसमें या तो रो नंबर के पहले आएगा डॉलर या कॉलम नेम के पहले डॉलर आएगा, दोनों के पहले डॉलर नहीं आएगा। टू इधर लॉक द रो और कॉलम, किसी एक ही को लॉक करता है, और एब्सोल्यूट में रो और कॉलम दोनों को लॉक कर देता है। तो आपके पास तीन चॉइस है। अगर आप सेल को लॉक नहीं करना चाहते हो ताकि वैल्यू और फॉर्मूला किसी भी डायरेक्शन में कॉपी हो सके, तो आप रिलेटिव यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, सिर्फ वैल्यू कॉपी हो सके, फार्मूला कॉपी ही ना हो, चाहे रो वाइज या कॉलम वाइज, तो आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज करेंगे जो सेल को लॉक कर देता है। और मिक्स्ड, यहाँ लॉक से ये मतलब नहीं है कि उसमें वैल्यू नहीं डाल सकते। यहाँ लॉक से मतलब है कि हमारा फॉर्मूला कॉपी फॉरवर्ड नहीं होगा। मिक्स्ड सेल रेफरेंस में क्या होगा कि डॉलर का साइन किसी एक ही के पहले आएगा। तो आप लोग बताइएगा कि हमने कहीं एक लिखा देखा G6, तो ये कौन सा सेल रेफरेंस है? G6 कौन सा सेल रेफरेंस है? हाँ, रिलेटिव। बताओ, तुम बताओ तो G6 किस तरह का सेल रेफरेंस? नहीं पता। अभी अभी हमने लिखा है यहाँ पे, जब कॉलम नेम के पहले और रो नंबर के पहले दोनों में से किसी के पहले डॉलर साइन नहीं आएगा, तो क्या इसको बोलेंगे हम? रिलेटिव सेल रेफरेंस। क्या बोलेंगे? तो ये दोनों में किसी के पहले आया है? नहीं। और एब्सोल्यूट किसको बोलेंगे? जब दोनों के पहले डॉलर आए, जब दोनों के, अब जैसे कहीं लिखा हुआ आपने देखा $G $6, $G $6, ये किस तरह का सेल रेफरेंस है? किस तरह का सेल रेफरेंस है ये? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। पक्का समझ रहे हो तुम बच्चा? बोलो। और नहीं समझ रहे हो तो भी बोलो। यहाँ बिल्कुल हम लोग आसान भाषा में समझ रहे हैं कि जब दोनों के पहले, G क्या है? कॉलम का नाम, 6 क्या है? रो का नंबर। और जब दोनों के पहले डॉलर लग जाए तो क्या बोलेंगे इसको? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अगर दोनों में से किसी एक के पहले डॉलर आए तो क्या बोलेंगे उसे? अब कहीं आपने लिखा हुआ देखा होगा G $6, या आपने कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ देखा होगा $G6, G $6 और $G6, दोनों ही क्या है? मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। दोनों ही क्या है? मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। लेकिन ये क्या है? एब्सोल्यूट। ये क्या है? पक्का समझ में आया? अब जरा प्रैक्टिकल अप्रोच से समझते हैं इस बात को कि क्या फर्क हो जाएगा इन सभी में। अच्छा, ऐसा करता हूं मैं यहां हमने क्या डाला? एक नंबर लिया 4, यहां एक नंबर लिया 5, और मुझे इसका सम करना है। तो एक बात और समझ लो थोड़ा लेमैन की तरह ही, कि एक्सेल में जो कुछ भी एंट्री करते हो
वो या तो फॉर्मूला होगा या तो वैल्यू होगा, या तो फॉर्मूला होगा या तो वैल्यू होगा। अगर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बिना इक्वल टू का साइन दिए हुए, अगर हम इक्वल टू का साइन दे के लिख रहे हैं तो इसे एक्सेल क्या समझेगा? इससे एक्सेल फॉर्मूला समझेगा। और अगर हम बिना इक्वल टू का साइन दिए हुए लिख रहे हैं तो इसे एक्सेल क्या समझेगा? एक वैल्यू समझेगा। ध्यान से देखना, हमने बिना इक्वल टू का साइन दिए हुए लिखा सम, ब्रैकेट शुरू किया, और यहां हमने बताया कि किस सेल को, तो इस सेल का नाम क्या है बताओ हमें? E2। इस सेल का नाम क्या है? E2। हाँ, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं। क्या है ये? E2। कोलोन दिए, कोलोन होता है रेंज के लिए। एक्सेल में कोलोन का मतलब होता है रेंज, यहां से लेके यहां तक। तो E2 से लेकर के हम कहां तक देना चाह रहे हैं? E3 तक। E4 में तो है ही हम, E4 में तो हम है ही, हमें E2 से लेके E3 तक के रेंज को जोड़ना है। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? E3। अब जैसे एंटर करेंगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इसको एज इट इज छोड़ देगा, जैसा है वैसा ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसको फॉर्मूला कंसिडर ही नहीं किया। इसको क्या कंसिडर किया? वैल्यू कंसिडर किया। तो हम बस ये प्रूव करने के लिए आपको दिखाए कि एक्सेल या तो इसे फॉर्मूला समझेगा या तो वैल्यू समझेगा। तो एक्सेल इसे क्या समझ रहा है? अभी एज अ वैल्यू समझ रहा है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन बिगिनिंग में नहीं दिया गया, शुरू में नहीं दिया गया। अगर वही शुरू में यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन दे दें, अच्छा इसको क्या कहते हैं एक्सेल में? इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। इसे क्या कहते हैं? नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? नेम बॉक्स। तो यहाँ हम जाके फॉर्मूला बार में क्या डाल दें? इक्वल टू का साइन डाल दें, और इक्वल टू का साइन डालने के बाद जस्ट एंटर कर देंगे। देखना रिजल्ट चेंज होने वाला है। अब यहाँ सम लिख करके नहीं आ रहा है, वो दिखाएगा कहाँ? वो दिखाएगा फॉर्मूला बार में। लेकिन यहाँ मुझे क्या दिख रहा है? वैल्यू दिख रहा है। अब इसी वैल्यू को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने का शॉर्टकट क्या होता है? कॉपी करने का कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी। कॉपी हो गया। जब कॉपी होगा तो इस तरीके से हाईलाइट करेगा सेल। अब हम नीचे आना चाहते हैं तो डाउन एरो की दबाएंगे, दबाए। अब पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस भी। पेस्ट हो गया और नीचे आए, फिर पेस्ट करें कंट्रोल भी। ये क्या हो रहा है? हमने तो कॉपी 9 को किया था, यहाँ एक में 14 आ रहा है, एक में 23 आ रहा है, और नीचे जाएंगे तो 23 प्लस 14 आ जाएगा, मतलब 37 आ गया। अब ऐसा क्यों आया पता? अब समझते हैं बात को। देखिए यहाँ आपने रेफरेंस कौन सा लिखा है, मतलब सेल रेफरेंस किस तरह का है? तीनों में रिलेटिव। रिलेटिव के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे अभी? कि रिलेटिव में कॉपी वैल्यू भी होता है, फॉर्मूला होता है, और भी दोनों डायरेक्शन में। अब दोनों डायरेक्शन का मतलब क्या है? चाहे हम ऐसे कर रहे होते कॉलम वाइज या ऐसे रो वाइज कर रहे होते, दोनों ही कंडीशन में वैल्यू और फॉर्मूला दोनों को कॉपी करेगा। इसी वजह से तो ये क्या किया है, यहाँ पे क्या कॉपी हुआ है? यहाँ पे आपने लिखा था कि E2 से लेके E3 तक, तो यहाँ पे अभी क्या आ गया? E3 से लेके E4 तक, एक फॉरवर्ड किया। इसमें क्या आ गया? E4 से लेके E5 तक। इसमें क्या आ गया? E5 से लेके E6 तक। यही ना? क्या कोई दिक्कत? अब क्या करना है इसके बाद? यहां भी वही काम करता हूं मैं। यहां भी हमने डाला 4, यहां डाला 5, और यहां भी हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, याद रखिए। लेकिन इस बार हम सेल रेफरेंस में क्या देने वाले हैं? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस देने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू दें। हाँ, क्योंकि फॉर्मूला लिख रहे हैं तो बिगिनिंग में क्या देंगे? इक्वल टू देंगे, और फिर क्या देंगे? इक्वल टू सम। बहुत बढ़िया। और उसके बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे। इस ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस कहते हैं। और क्या देंगे यहाँ पे? डॉलर न, पहले डॉलर, और क्या देंगे? G2। डॉलर, डॉलर G, डॉलर 2, डॉलर G, डॉलर 2, यही नहीं लिखेंगे? कोलोन, कहाँ जाना है फिर? डॉलर G, डॉलर 3। वही बात लिखी है, लेकिन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के फॉर्मेट में। एंटर करेंगे, यहां रिजल्ट 9 ही आएगा, अभी भी आया। अब हम कॉपी करते हैं इसको।
डाउनवर्ड आते हैं, पेस्ट करते हैं, क्या वैल्यू आएगा? 9 ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है ना कि फॉर्मूला। बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है? वैल्यू। समझ में आया ये? तो कई जगहों पे जब हम सेल को लॉक करना, फॉर्मूला को लॉक करना चाह रहे हैं, तो फॉर्मूला को लॉक करने के लिए क्या यूज करेंगे हम? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एक लाइन में याद रखना है कि फॉर्मूले को लॉक अगर करना हो सेल में, तो हम सेल में कौन सा सेल रेफरेंस यूज करेंगे? एब्सोल्यूट। लेकिन अगर लॉक किसी एक ही डायरेक्शन में करना चाह रहे हैं, लॉक यदि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करना चाह रहे हैं, या तो रो में या तो कॉलम में, तब क्या यूज करेंगे? तब यूज करेंगे मिक्स्ड, मतलब किसी एक के पहले जिसको करना हो। अब जैसे हमने लिखा 4, हमने लिखा 5, करेक्ट। अब हम यहां पे क्या करते हैं? इक्वल टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इक्वल टू। फिर क्या लिखेंगे? सम। अब हम इसमें कॉलम को अभी लॉक करना चाह रहे हैं। किसको लॉक करना चाह रहे हैं? कॉलम को। तो कॉलम को लॉक करने के लिए हम क्या लिखेंगे? $G2, जी क्यों? $I2। हमने सिर्फ कॉलम को लॉक किया, 2 के पहले नहीं लगाया है डॉलर, कोलोन, फिर क्या लिखते हैं? $I3, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी, यहां गए, पेस्ट किए, क्या आ रहा है? 14 आया, 14। अब नीचे आते हैं, क्या आया? 23 आया। लेकिन इधर आते हैं, यहां देख रहे हो क्या पेस्ट हो रहा है? तो उसी तरीके से अगर हमें किसको लॉक करना होता है? रो को लॉक करना होता है, तो क्या लगाते? किसके पहले लगाते? 2 और 3 के पहले डॉलर लगाते। इसके लिए कई प्रोजेक्ट्स हम लोग करेंगे आगे। अभी बस मैं लिखने का तरीका दिखा रहा हूं कि मिक्स्ड कैसे लिखते हैं, रिलेटिव कैसे लिखते हैं, एब्सोल्यूट कैसे लिखते हैं। लेकिन रियल टाइम में जब हम कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, सर्चिंग का, वी लुकअप का, तब वहां ये चीजें आपको ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला टर्म्स क्या था इसमें? पहला टर्म्स क्या था? सेल रेफरेंस। पहला ये था ना, पहला था सेल रेफरेंस। दूसरा जो टर्म है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? फॉर्मूला। क्या है? फॉर्मूला। या इसको लोग आम बोलचाल में क्या कहते हैं? फंक्शन भी बोलते हैं। फॉर्मूला या फंक्शन। फॉर्मूला या फंक्शन। फॉर्मूला या फंक्शन बोला जाता है प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स को in order to perform a particular task in Excel। एक्सेल में किसी खास काम को करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, जो प्रीडिफाइंड रूल्स हैं, उन्हीं प्रीडिफाइंड रूल्स को क्या कहेंगे? फॉर्मूला। और एक्सेल का सबसे पावरफुल अगर कुछ पार्ट है तो वह है एक्सेल का क्या? फॉर्मूला, है ना। मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ Excel, most powerful feature of Excel. There are several
formula in Excel used for purposes। और एक्सेल में बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो अलग अलग पर्पस से यूज़ किया जाता है। सारे फार्मूला का अलग अलग पर्पस है, अलग अलग यूजेस हैं। आगे बढ़ें। एक और क्वेश्चन बनता है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो, कि एक्सेल के कुछ 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताओ, या एक्सेल के कुछ टॉप के फीचर्स बताओ जिसके कारण एक्सेल इतना पावरफुल या इतना पॉपुलर है। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है क्वेश्चन। एक्सेल के वैसे 5 फीचर्स बताओ जो एक्सेल को बाकी से बिल्कुल आगे रखता है। क्या कह सकते हैं? देयर आर several features of Excel in which some of these are in which some of these are paste special, paste special। conditional formatting, conditional formatting, short and filter, short and filter, number format, number format, pivot table and chart। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखना है इसको। हर इंटरव्यू में पूछेगा आपसे पिवोट टेबल और चार्ट के बारे में। स्लाइसर एंड हाइपर लिंक, print area and print title, print area and print title, formula,
डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट, कंसोलिडेट, what if analysis, connections, phrase pain, protect sheet, VBA। ये कुछ पावरफुल ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं, किसके? एक्सेल के। ये याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेल में क्या पावरफुल है, क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास एक लंबी लिस्ट है, इसमें से कोई भी 4-5 आप बता दीजिए। तो यहाँ तक का पॉइंट भी सबको समझ में आ रहा है? इन सबको तो मैं समझाऊंगा, सभी का यूज़ बताऊंगा, बस अभी पॉइंट मैंने लिखा है, बट इससे पहले तक का सारा पॉइंट मैं समझा चुका हूँ। आइए तो हम लोग शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि हम लोग जो भी सीखेंगे अब प्रोजेक्ट ओरिएंटेड सीखेंगे। और अभी मैं कमिट कर रहा हूँ आपको कि मैं पूरा यहाँ पे डेटा एनालिसिस तक का काम सिखाऊंगा आपको एक्सेल में। बस मुझे रेगुलरिटी चाहिए, टाइम पे आप लोग आइए। एक्सेल उस लेवल तक का सिखा देंगे कि कोई भी आप एनालिसिस तक का काम कर पाओगे। ये नहीं कि बस आए एंट्री किए गए वाली बात नहीं, लेकिन हाँ उसके लिए आप लोग को थोड़ा डालना होगा। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले एक्सेल प्रोजेक्ट्स को। तो पहले सिंपल ही रखते हैं एक प्रोजेक्ट। मान लीजिए कि मैं ये चाहता हूँ एक इनवॉइस का छोटा सा प्रोजेक्ट बनाऊँ, कैसा रहेगा? बढ़िया। अब अगर एक इनवॉइस का प्रोजेक्ट बनाना है तो मुझे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैं मान लीजिए कि मैंने लिख दिया इनवॉइस। क्या लिख दिया? इनवॉइस। या चलो उससे भी पहले एक स्कोर रिपोर्ट का बनाए। अभी तो कोई भी रिपोर्ट आप लोग किए नहीं है, नहीं ना? तो स्कोर रिपोर्ट से ही हम देख लेते हैं। तो मान लो कि हमने यहाँ पे रखा सीरियल नंबर। क्या रखा? सीरियल नंबर। रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं। सीरियल नंबर 1 2 3 जो भी है। या स्टूडेंट का रोल नंबर मान लो, SID रख देता हूँ, स्टूडेंट ID रख देता हूँ। स्टूडेंट ID के बाद मान लो कि स्टूडेंट का हम नाम रख लेते हैं, रख सकते हैं ना? उसके बाद मान लो उसको हाँ उसका क्या रख लेते हैं हम? फ़ोन नंबर रख लेते हैं, फ़ोन रख सकते हैं। और मान लो मार्कशीट का अगर हम बना रहे हैं तो उसके कम से कम 3 या 5 सब्जेक्ट का मार्क्स कुछ रख लेते हैं। चलो कम एंट्री करने पड़े इसलिए हम 3 ही सब्जेक्ट का मार्क्स रख लेते हैं। तो नेम हो गया, फ़ोन हो गया, उसका सिटी हो सकता है, और उसके बाद कम से कम 3 सब्जेक्ट का मार्क्स। तो सब्जेक्ट 1,
सब्जेक्ट 2, डेट ऑफ बर्थ सब्जेक्ट 3। हाँ, अगर आप डेट ऑफ बर्थ भी रखना चाहें, अच्छा मान लीजिए कि अब मेरे से गलती हो गई, मुझे इसके बीच में फ़ोन नंबर और सिटी के बीच में डेट ऑफ बर्थ रखना है, तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? कैसे रखेंगे? तो देखिए कॉलम हेडिंग पे आइएगा, इसको कॉलम हेडिंग बोलते हैं, राइट। इसको आप रो हेडिंग बोलिएगा जब यहाँ पॉइंट कीजिएगा। तो कॉलम हेडिंग पे आइएगा, जिसके पहले आपको लगाना है, मान लीजिए सिटी के पहले डेट ऑफ बर्थ लगाना है, तो हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ एक कॉलम आ गया, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, DOB लिख दे रहा हूँ, यही ना चाहिए था, डेट ऑफ बर्थ चाहिए था, है ना। अब फोन नंबर से पहले मान लीजिए फादर्स नेम रखना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे हम, फादर्स नेम लिख सकते हैं ऐसा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा अभी ये छुप गया, तो हम चाहते हैं कि कॉलम की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो बढ़ जाए। तो देखो ये जो कॉलम बॉर्डर होता है, जब यहाँ लाओगे तो 2 साइडेड क्रूशियर बनेगा, पॉइंटर एक क्रूशियर का शेप लेगा। तो जब 2 साइडेड क्रूशियर बना तो इस पर आप डबल क्लिक कर दो, डबल टैप कर दो, तो कॉलम का विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। कंटेंट का जो विड्थ है उसी के हिसाब से कॉलम का विड्थ क्या करेगा, ये एडजस्ट कर देगा। लेकिन मान लो कि आपको लग रहा है कि ये अच्छा नहीं लग रहा सर, आप ऐसा क्यों नहीं कर देते हैं कि सारे कॉलम का विड्थ बराबर हो जाए? क्या ऐसा कोई ट्रिक है? तो बोलेंगे जी हाँ ट्रिक है। आप पहले कॉलम हेडर पे आओ, आ गए, और उसके बाद आप शिफ्ट के साथ इंड बटन या ये राइट एरो की दबा दो या इंड बटन दबा दो, या फिर आप यहीं पे आओ, लेफ्ट बटन दबा के रखो और राइट साइड में क्या करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ। यहाँ तक आ गया। अब आप कॉलम हेडिंग से आप सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करने के बाद किसी भी कॉलम हेडिंग पे राइट क्लिक कर लो। उसके बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ कॉलम विड्थ का। अब यहाँ से जो विड्थ आप डालेंगे वो विड्थ सब पे अप्लाई होगा। अब जैसे आपने 10 डाला तो क्या कर दिया, ये सभी का विड्थ 10 का कर दिया। अगर आपको लगता है कि ये विड्थ कम है, हम सभी का 20 रखना चाहते हैं, देन यू विल गेट इट एज लाइक दिस। अगर आपको लगता है कि नहीं कॉलम विड्थ और थोड़ा कम होना चाहिए था, तो हम यहाँ पे 14 डाल देते हैं। इस तरीके से समझ में आया। और सबका अलग अलग भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद टोटल लिखना है। क्या लिखना है, टोटल। फिर क्या लिखना है, परसेंटेज। फिर क्या लिखना है, ग्रेड। फिर क्या लिखना है, स्टेटस। मान लो हम ये सारा कुछ ग्रेड कार्ड में निकालना चाह रहे हैं हर स्टूडेंट का। अब SID इतना बड़ा नहीं, चलो छोटा ही रखते हैं। नाम थोड़ा बड़ा रहेगा, फादर्स नेम वाला कॉलम भी थोड़ा बड़ा रहेगा, फ़ोन नंबर थोड़ा बड़ा रहेगा, सिटी वगैरह ठीक है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट 1 वगैरह है वो थोड़ा क्या रख सकते हैं हम लोग, छोटा रख सकते हैं। इतना बड़ा क्या रखना है, ऐसे रख सकते हैं। टोटल वगैरह को, परसेंटेज को, ग्रेड को, है ना, स्टेटस को, ऐसा कुछ हमने बना लिया। अब ऊपर में हमें एक कॉलम, अब मान लो इसका हम कलर देना चाह रहे हैं ताकि ये थोड़ा ढंग का लगे। तो कैसे कलर देंगे, पहले तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करना तो आता है सबको। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा यहाँ आएंगे, रो बॉर्डर पे 2 साइडेड क्रोशियर बनेगा। तो 2 साइडेड क्रोशियर बनने के बाद हम इसको डाउनवर्ड खींच लेंगे, तो ये क्या होगा, थोड़ा विड्थ इसका बड़ा हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अलाइन कर लेंगे। कैसे, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, ये अलाइन हो जाएगा। हो गया अलाइन। अलाइन करने के बाद इसको हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमें अल्गेरियन लिख दिए, फॉन्ट चेंज हो गया क्या, हाँ फॉन्ट तो चेंज हो गया। अब इसमें हम कलर डालना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर दिए, कलर डल गया। डला कि नहीं, लेकिन अभी तक आप देखो तो यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रहा है। बॉर्डर डाला रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बॉर्डर डालने के लिए आप क्या करेंगे, जितने एरिया पे आप बॉर्डर लगाना चाहते हो उतने एरिया को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाइएगा आप, ये बॉर्डर वाला ऑप्शन है, इसमें क्या लेंगे, ऑल बॉर्डर। सब पे बॉर्डर लग कर क्या आ रहा है ये, ठीक है यहाँ तक। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक क्या होना चाहिए, एक कॉलम आना चाहिए। इसके ऊपर एक रो आना चाहिए जहाँ कि हम ग्रेड कार्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो कैसे, तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इसको थोड़ा नीचे खींच लेंगे और अब हम चाहते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक ही कॉलम हो जाए, ये है ना। तो क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर, और क्या लिख देंगे, ग्रेड कार्ड लिख सकते हैं इसे। अब इसको हम फॉन्ट इसका चेंज करना चाहते, कर सकते कि नहीं, हाँ कर सकते।
इसका साइज यहाँ से बड़ा कर सकते कि नहीं? हाँ कर सकते। क्या इसमें कोई कलर डाल सकते? हाँ बिल्कुल, इसमें कलर हम डाल सकते हैं। इस तरीके से ग्रेड कार्ड लिख करके आ गया और उसके नीचे स्टूडेंट्स का सारा डिटेल आ रहा है हमारे पास, जहाँ की हम फिल करेंगे। अब हम चाहते हैं इन सब का भी साइज थोड़ा क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। तो इन सब को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके किसी एक पे आकर के थोड़ा डाउनवर्ड खींच देंगे, सबका साइज इक्वली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सही है यहाँ तक? हाँ बिल्कुल, अब परफेक्ट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ा बड़ा करना होगा तो ये सब्जेक्ट वाले को थोड़ा सा हम लोग इधर और टोटल वाले को थोड़ा और ऐसे कर सकते हैं, परसेंटेज वाले को थोड़ा और ग्रेड एंड स्टेटस इस तरीके से। चाहे तो थोड़ा सा नेम को और कर लेंगे इधर, ताकि नेम और फादर्स नेम तो थोड़ा बड़ा होगा ही होगा, फ़ोन नंबर्स भी थोड़ा बड़ा हो सकता है एंड ऑल। इस तरीके से हो गया। अब ये तो हमारा फॉर्मेट बनकर के रेडी है, करेक्ट। अब हम चाहते ये हैं कि यहाँ स्टूडेंट का आईडी डाल दें, मतलब रोल नंबर डालें, नाम, फादर्स नेम, फ़ोन, डेट ऑफ बर्थ, सिटी और सब 3 सब्जेक्ट का मार्क्स, तो उसका टोटल, परसेंटेज, ग्रेड और स्टेटस निकल करके आ जाना चाहिए। तो टोटल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? टोटल किसको जोड़ेंगे? इसको, 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 तीनों का जोड़ होगा। तो क्या करेंगे हम? यहाँ फॉर्मूला लगा दे पहले। हाँ पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला लगाने के लिए क्या लिखेंगे? इक्वल टू, और फिर क्या लिखेंगे? सम इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू करेंगे। और कहाँ से? G2 से कि G3 से? G3 है। G3 से लेके कहाँ तक? जो G3 से लेके I3 तक, I3 तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। लेकिन अभी ये 0 आ रहा है। अब 0 आना सही लग रहा है? नहीं सही लग रहा है। या तो वैल्यू है चाहे ब्लैंक रहे, ये 0 क्या आ रहा है? तो हाँ, अगर यहाँ देखो, जैसे अगर हम सब्जेक्ट में डाल दिए, सपोज इस सब्जेक्ट में इसका 67 आया, इसमें इसका 82 आया, इसमें इसका 83 आया, तो टोटल इतना आ गया। मतलब जब हम सब्जेक्ट वाइज मार्क्स फिल किए तो टोटल हमें दे रहा है ना। लेकिन अगर हमने सारे सब्जेक्ट से क्या किए, वैल्यू हटा दिए, तो यहाँ क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि अगर नहीं एंट्री हो तो यहाँ पे 0 नहीं आए, कुछ भी नहीं आए, और जब एंट्री हो तो वैल्यू आ जाए, क्योंकि 0 थोड़ा बेकार लग रहा है। 0 क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कंडीशन डालेंगे। क्या कंडीशन डालेंगे? एक कंडीशन डालेंगे कि अगर सब्जेक्ट 1 में, सब्जेक्ट 2 में और सब्जेक्ट 3 में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब चाहे इसमें, चाहे इसमें, चाहे इसमें, तीनों में से किसी में कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ कुछ वैल्यू है तब जोड़ होना चाहिए। यही बात इसको हम बोल देंगे। नहीं तो इस बात को लिखने के लिए हमें यहाँ लिखना होगा कंडीशन। तो कंडीशन के लिए अंग्रेजी क्या होगी इसकी? इफ। अभी ओवरफ्लो नहीं ना कर रहा है, नहीं तो अभी इफ नहीं लगाएंगे हम। इफ कि यदि ये ब्लैंक हो, या चलो अभी रहने दो, बाद में अभी अचानक से बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा, इतना ही रहने देते हैं। 0 से भी आपत्ति नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारा फार्मूला हो जाएगा फिर, और सबका लेवल अलग अलग होता है। धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसी फार्मूले को हम नीचे तक कॉपी करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? ये देख रहे होगे यहाँ जब ला रहे हैं तो प्लस जैसा सिंबल बन जा रहा है, बन रहा है। अब इसमें या तो हम डबल क्लिक कर दें, या तो फिर हम इसको लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे, हाँ, और इसको हम नीचे की तरफ क्या कर देंगे? स्क्रॉल ड्रैग कर दिए, आ गया सभी में। अब परसेंटेज निकालना है मुझे, तो परसेंटेज के लिए क्या होता है फॉर्मूला? टोटल बटा जितना का सब्जेक्ट था। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? J3, यही ना है टोटल, बाई 3। अरे क्योंकि 00 जो 100 का है वो 300 वाले से क्रॉस हो गया, तो क्या लिख सकते हैं? J3/3। अब यही फॉर्मूला सब में फिल करना है। तो लेफ्ट साइड में अगर पहले से फिल किया हुआ है तो आपको ड्रैग भी नहीं करना है, बस डबल क्लिक कर दीजिएगा, ऑटो फिल कर देगा।
प्रीवियस पैटर्न को देखते हुए कि जैसा इसमें फिल किया थे वैसे ही है इसमें डाल के। अब मुझे ग्रेड निकालना है। क्या निकालना है? ग्रेड। अब यहाँ तो कंडीशन लगा ही पड़ेगा। ग्रेड कैसे निकालना है मुझे? तो ग्रेड के लिए कंडीशन ये दे देते हैं कि किसी का 60% से ज़्यादा है तो ए ग्रेड दे दो, 60 से कम लेकिन 45 से ज़्यादा तो बी ग्रेड दे दो, 45 से कम और 30 से ज़्यादा तो सी ग्रेड दे दो, 30 से कम है तो फेल दे दो। और कंडीशनल स्टेटमेंट से पीछा नहीं छूटेगा। अगर कोई भी ढंग का प्रोजेक्ट कर रहे होगे वहां आपको कंडीशंस चेक करने ही पड़ेंगे। कंडीशन चेक करने के लिए आपको लिखना होगा इक्वल टू इफ, ब्रैकेट शुरू होगा। अब किस में आपका परसेंटेज है? इसमें K3 में, तो लिखेंगे इफ K3 इज ग्रेटर देन, इफ K3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो ये कह रहा है कि आपने लॉजिकल टेस्ट कर लिया, तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ये ट्रू रहता है कंडीशन, तो क्या देना है? तो हम बोलेंगे ए ग्रेड दे दो, तो डबल कोट्स में ये लिख दो। अगर ऐसा नहीं है तो क्या आ रहा है? वैल्यू इफ फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स हो जाए, मतलब 60 से कम हो, तो फिर कंडीशन चेक करो। तो फिर क्या लिखेंगे? इफ, फिर से कंडीशन चेक, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब फिर कंडीशन चेक करने के लिए क्या लिखेंगे? K3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अगर 60 से बड़ा नहीं है तो चेक करो कि क्या 45 से बड़ा है, और अगर 45 से बड़ा है तो फिर कौन सा ग्रेड दे दो? बी ग्रेड। अच्छा, अगर ऐसा भी नहीं, 45 से ग्रेटर तो उसमें वो भी तो लिखेंगे 60 से लेस। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला तभी चेक होगा जब आपका ये फेल होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर ये मैच कर गया तो इसको ये चेक ही नहीं करेगा। फिर समझ में आ रही बात? क्योंकि अगर वो 60 से बड़ा है तो डेफिनेटली 45 से तो बड़ा ही है ना, तो यहाँ चेक करने की आवश्यकता क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे इफ, ब्रैकेट शुरू करेंगे और क्या डालेंगे यहाँ पे? K3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अगर 30 से बड़ा या बराबर है तो क्या दे दो? सी ग्रेड दे दो। और अगर ऐसा भी नहीं है तो आगे कंडीशन चेक करना है? नहीं करना है। तो क्या दे दो यहाँ पे? एफ दे दो, एफ ग्रेड। अब कितनी बार ब्रैकेट शुरू हुआ यहाँ? एक बार, दो बार, तीन बार। तो कितनी बार ब्रैकेट बंद होगा? 3 बार। अब एंटर कर देते हैं। तो अभी यहाँ क्या आ रहा है? 0 होने के कारण एफ ग्रेड आ रहा है, मैं सब में फिल करके छोड़ दिया। अब इसको फेल स्टेटस में हमको देना है कि वो पास है कि फेल है। अब कई दफा ऐसा होता है कि ग्रेड तो उसका ये है लेकिन स्टेटस फेल है। कैसे? क्योंकि एक सब्जेक्ट में उसका क्रॉस लगा है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मुझे स्टेटस में ये चेक करना है कि वो तीनों सब्जेक्ट में पास तो है। तो इसे चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं एंड। क्या बोलते हैं? एंड। तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू एंड, और यहां पे क्या लिखेंगे? कौन कौन? तो G3 क्या लिखेंगे? G3 कॉमा G3 कॉमा G के बाद क्या है? H3 कॉमा I3। मतलब ये तीनों, एंड कहने का मतलब ये हो गया तीनों, है ना? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो? 30। तो क्या दो? तो होना चाहिए पास। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए फेल। तो होना चाहिए फेल। लेकिन यहाँ पे हमें सबसे पहले कंडीशन डालना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? इफ। और ये एंड वाला पोर्शन यहाँ से जो शुरू हुआ है यहाँ पे क्या होगा? बंद कर देंगे, यहीं पे बंद हो जाएगा। ये पूरा एक एक्सप्रेशन हुआ, एक सेट आपका एक्सप्रेशन हुआ जिसमें आपने बोला कि ये यदि G3 H3 I3 इन सब का वैल्यू क्या हो? हाँ, बड़ा हो तो क्या कर दो? पास कर दो, और नहीं तो फेल कर दो। ये आपने लिखा, एंटर कर दिया। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है?
अभी तो वहाँ कुछ वैल्यू ही नहीं डाला गया है, चलो इसीलिए अभी क्या आ रहा है, वैल्यूज एरर आ रहा है। अब हम डाल के देखते हैं, एक एंट्रीज करके देखते हैं, करेक्ट। तो एक एंट्री करते हैं हम लोग, मान लो किसी का रोल नंबर है 102, नाम है उसका रवि, मान लो फादर्स नेम है ABC, फ़ोन नंबर इनका है 93420628, डेट ऑफ बर्थ है इनका 12/9/2000, चलो मान लो ऐसा है। सिटी इनका मान लो है पटना, क्या है, सिटी पटना। सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट में ये मान लीजिए कि 98 मार्क्स लाए हैं, राइट। दूसरे में ये मान लीजिए कि 95 मार्क्स लाए हैं, लेकिन तीसरे में ये क्या लेके आए हैं, 29 मार्क्स लेके आए हैं। अब देखिए इनका टोटल इतना है, टोटल इतना है ना, ग्रेड ए है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, पास दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल फेल होना चाहिए। ओह शिट, एंड नहीं होना चाहिए, और हाँ क्या दिखा रहा है इसका, पास दिखा रहा है। मान लो कि ये हम 22 डाल देते हैं तो भी क्या दिखा रहा है, इसका पास ही दिखा रहा है ना। हमने ये बोला कि यदि एंड मतलब इसमें उसमें इसमें एंड लगना ही चाहिए, एंड अगर इन सब का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन क्या हो, 30 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, तो पास कर दो, और नहीं तो क्या करो, फेल करो। तो ये हमारा एक क्या हुआ, कंडीशन हुआ। ये क्या हुआ, कंप्लीट कंडीशन हुआ इफ के अंदर, जहाँ कि हमने लिखा है कि एंड G3 कॉमा H3 कॉमा I3, ये तीनों का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो तो पास करो, नहीं तो क्या करो, फेल करो। लिखा तो सही गया। अच्छा, तो ये तो काम कर रहा है अपना काइंड ऑफ। जैसे मान लो कि इसको हम लोग 67 कर देते हैं, तो टोटल और ये सब कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, टोटल और ग्रेड वगैरह सब चेंज हो रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे एक पंगा है, किसका, एंड का सिर्फ। टोटल को लेकर डायरेक्ट ना पास फिक्स कर देगा। हाँ, टोटल को लेके कैसे करेगा, हम तो कंडीशन किसी और पे न डाले हैं। हम क्या डालें यहाँ पे, हम तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इक्वल टू और इफ, और लॉजिकल टेस्ट करना है मुझे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एंड, और एंड के अंदर लॉजिकल वैल्यू अलग अलग डालना है, लॉजिक 1। तो क्या लिख सकते हैं, G3 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। दूसरा लॉजिक क्या होगा, H3 GH3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। और फिर तीसरा क्या है, I3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 30। अगर ये तीनों कंडीशन क्या हो, कंप्लीट हो, तो क्या कर दो, यहाँ पे पास कर दो, और नहीं तो क्या करो, नहीं तो फेल कर दो। अभी क्या आ रहा है, ये फेल कर आ रहा है यहाँ पे। और मान लीजिए कि यहाँ भी हम 30 दे देते हैं, तो क्या आ रहा है, पास आ रहा है। हाँ, सेपरेट करना होगा, तो अब जा कर के पास फेल का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करेगा, है ना। एक साथ जब हम लोग कंडीशन लगा रहे थे इसलिए नहीं कर रहा था। तो ये भी क्लियर हो गया। अब जैसे ही इसमें हम 29 मार्क्स भी डाल देंगे तो देखना सीन पूरा बदल चुका है।
इवन कि मार्क्स इसका कुछ भी मैं डाल देता हूँ 97, 93, अब मार्क्स बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी क्या है ये फेल है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 30 भी डाल दिया तो ये क्या हो गया, पास भी हो गया। करेक्ट। तो अब इस फॉर्मेट को बनाइए और घर से आप कम से कम 25 रिकॉर्ड डाल करके लाइए। और मैं ये वीडियो भी पब्लिश कर दे रहा हूँ ऑनलाइन, सबने देखा है ना यूट्यूब चैनल हबनेट का, वहाँ से जा करके इसको गो थ्रू कीजिए, देखिए एक बार और बना करके लाइए। कम से कम 25-50 जितना रिकॉर्ड हो सके उसको डालिए। और अगर आपके पास समय है तो पहले आ जाइए, लैब में ही डाल के रखिए घर पे सिस्टम अगर नहीं है तो।